अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वंस अगेन। सर मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? पार्टिसिपेंट में से कोई कंफर्म कर दे क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। थैंक यू सो मच सर। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है, जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम आईकोड ग्रुप पे अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आईकोड गुरु का मिशन क्या है? आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? आईकोड ग्रुप पे पर डे 15 सेशंस रन किए जाते हैं, जिसमें एक वीकली वेबिनार है जिसमें हम अभी सारे मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज रन करवाए जाते हैं नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें टेक और नॉन टेक के स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। इस वक्त आईकोड पे आर्ट्स के प्लस ड्यूलिंगो के सेशंस रन करवाए जा रहे हैं 2025 की स्कॉलरशिप्स को हंट करने के लिए। और आईकोड गुरु पे ये 100% फ्री कोर्सेज हैं, जिसमें जीआरई कोर्सेज भी शामिल हैं। जीएस से लीड कोड के हम सेशंस मुख्तलिफ टाइमिंग पे रन करवाए जाते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और फैंग कंपनी के इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर हो सकें विद ग्रेट प्रिपरेशन और जी विद ग्रेट प्रिपरेशन, और साथ में हम अपने फैंग कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको इजीली टैकल कर सकें। और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे डीप लर्निंग जैसे एडवांस कोर्सेज आईकोड ग्रुप पे रन करवाए जाते हैं। और अगर हम लाइव सेशन हमारा मिस हो जाता है तो हम आईकोड ग्रुप के एफबी पेज से रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो वॉच कर सकते हैं। आईकोड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ मेंशन है। मैं वन बाय वन आपके सामने इन्हें बताती हूँ। 700 प्लस आईकोड ग्रुप के इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन में। इसके अलावा आईकोड ग्रुप हेल्प करता है स्टूडेंट को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। और आईकुड गुरु हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब को सिक्योर करने में, क्योंकि जिन स्किल्स पे हम काम करते हैं उनसे हमारा रिज्यूमे और सीवी जो है वो आउटशाइन करता है। तो ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी ने नाम सुना है, उसका एक प्रोडिजियस इवेंट होता है CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। हमारी जो टीम है आईकोड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 9 बाय 9 पजल सक्सेसफुली जो है वो सॉल्व किए। और 60 टीम्स जो हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुली जो है वो कामयाब बनाया कि हमने 9 पजल सॉल्व किए, और पाकिस्तान का इसमें सेकंड रैंक बना आफ्टर अमेरिका। और डेफिनेटली इस कंपटीशन में हमने इंडिया को वी डेफिनेटली लेफ्ट इंडिया बिहाइंड इन दिस कंपटीशन। आईकोड ग्रुप से 38 टीम्स थी जिन्होंने 9 बाय 9 जो पजल्स हैं वो सक्सेसफुली सॉल्व किए। अनदर पॉपुलर इवेंट कोडिंग प्लेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइज करवाती है। 2023 में पाकिस्तान से 11 मेंटर्स जो हैं या टीचिंग असिस्टेंट जो हैं टीए जो हैं सिलेक्ट हुए थे इस पॉपुलर इवेंट में, जिसमें से 10 आईकोड गुरु के थे। और अगर बात की जाए 2024 की, तो आईकोड गुरु ने काफ़ी ज़्यादा से इस पे वेबिनार्स जो हैं वो डिलीवर किए थे। काफ़ी अवेयरनेस जो है इस इवेंट की हम लोगों ने फैलाई थी, जिसकी नतीजे में 72 मेंटर्स जो हैं या टीए जो हैं वो सिलेक्ट हुए कोडिंग प्लस के इवेंट में। और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी आईकोड ग्रुप के लिए। 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023, जो कि एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही है। और 3 इंटर्न्स जो हैं वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में शामिल हुए अबू धाबी में, उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिला एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूएसए। आईकोड ग्रुप के स्टूडेंट्स ने यूएस की 18 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया और सक्सेसफुली फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो ग्रैब की यूएस के 18 यूनिवर्सिटीज़ में,
जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं, जिनका प्रोफाइल या पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से था कि CGP की रेंज 3.1 टू 3.8, आइट्स रेंज 6.5 टू 7.5 के दरमियान, कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRE देना उन्हें नहीं पड़ा, और उनका स्टडी गैप भी 1 to 15 ईयर्स का था, और दे रिसीव 100% फी वेवियर फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर, और उनका जो स्कॉलरशिप था वो उसका स्टाइपेंड 1100 to 3000 पर डॉलर पर मंथ था, और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवानी नहीं पड़ी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। रजिस्ट्रेशन के लिए यू कैन गो थ्रू दिस लिंक, और आप FB पेज को भी वॉच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आई गुड के। सो आज का जो हमारा वेबिनार टाइटल है, अनलॉक योर फ्यूचर इन चाइना स्कॉलरशिप एज तियाजिन यूनिवर्सिटी, और जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं मैम रिदा फातिमा हैं, जो कि एक PhD कैंडिडेट हैं तियाजिन यूनिवर्सिटी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैम का सबसे पहले वेलकम करते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन मी टू वेलकमिंग मैम रिदा फातिमा। और मैम थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। तो इस टाइम मैम के अकॉर्डिंग टू मैम टाइम जोन ये काफ़ी लेट नाइट है मैम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच, और हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सो यस मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Muskan, for your kind words. Assalamu alaikum, everyone. My वालेकुम name is सलाम मैम। Rita, और मैं आज जो वेबिनार देने के लिए आई हूँ, इसका बेसिकली मकसद ये है कि आप सब लोगों को स्कॉलरशिप में, चाइना में स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए। और क्योंकि मैं इस टाइम तियानजिन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, और तियानजिन यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बच्चों को उसके बारे में गाइड किया जाए। और लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी मैम। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अनलॉक योर फ्यूचर इन चाइना स्कॉलरशिप्स एट तियानजिन यूनिवर्सिटी। स्पेसिफिकली मैं तियानजिन यूनिवर्सिटी की बात करूंगी क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग माय यूनिवर्सिटी एंड आई एम आल्सो द एम्बेसडर ऑफ तियानजिन यूनिवर्सिटी। और एक ओवरऑल मैं जनरल चाइना में एडमिशन्स के बारे में भी गाइड करूंगी, और स्पेसिफिकली तियानजिन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं उसके बारे में भी बच्चों को गाइड करूंगी। तो ये कुछ आज हमारे जो सेशन है उसके कंटेंट ये होगा कि चाइना में बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, टाइप ए और टाइप बी के बारे में बात करेंगे। आप यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, आपने प्रोफेसर्स को ईमेल किस तरह से लिखनी है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको कब प्रोफेसर्स को ईमेल करनी चाहिए, किस टाइम पे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सारे के सारे जो है वो आज हम इस वेबिनार में कवर करेंगे। और तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कौन से हैं, मास्टर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, बैचलर्स में कौन से होते हैं एंड PhD में कौन से होते हैं, तो वो सारे हम इसके अंदर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके साथ शेयर शेयर किए जाएंगे कि कौन कौन से लिंक्स पे आप जाके तियानजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और एट लास्ट आपके Q&A सेशन में जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको लिया जाएगा और आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता दूं कि हु एम आई और मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं PhD की स्टूडेंट हूँ, और मैं स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर PhD की स्टूडेंट हूँ, और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे यहाँ पर पढ़ रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर तियानजिन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की थी अपनी PhD, और ये मेरा अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है। कुछ मैं अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड में के बारे में बताऊंगी कि मैंने 2017 में BS ऑनर्स किया और 2020 में मैंने MPhil किया, एंड आफ्टर माय MPhil मैंने 2021 में अपना प्रोफेशनल करियर जो कि टीचिंग से स्टार्ट किया क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि एक अच्छा रिप्यूटेबल स्कूल माना जाता है। वहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद मैंने 2023 में लास्ट ईयर अपनी PhD जो है वो स्टार्ट की।
कुछ अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि मेरे आप मतलब आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आप लोग कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हैं। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2017, तो मैंने जैसे ही एमफिल में एडमिशन लिया, तो मैंने अपने एमफिल के फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से इंटर्नशिप्स जो हैं वो होती हैं और मैं कहाँ कहाँ वॉलंटियर कर सकती हूँ, ताकि मैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकूँ। बिकॉज इन माई अंडर ग्रेजुएट मेरी कुछ इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं थी, तो अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए मैंने अपना एमफिल डिग्री में ही इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। तो टीचिंग इंटर्नशिप मैंने की थी केयर फाउंडेशन में, एज अ वॉलंटियर मैंने काम किया था। 2 मंथ्स समर में मैंने वर्क किया था। उसके बाद क्योंकि मैं एमफिल करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ पर मैंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी अपने प्रोफेसर के साथ वर्क किया, जिसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास था। और क्योंकि मैंने केयर फाउंडेशन में भी वॉलंटियर के तौर पे वर्क किया, तो उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास था, जस्ट टू इन्हांस माई प्रोफाइल। उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को जब स्टार्ट किया, तो वहाँ पर मैंने साइंस और रोबोटिक्स, क्योंकि मैं पढ़ाती थी स्कूल में, तो मैं उसकी टीचर थी। तो ये एक ओवरऑल मेरा एक जर्नल से वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हम लोग एज अ ट्यूटर भी पढ़ा रहे होते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज और जो सेमिनार्स हैं जिसमें मैंने एज अ वॉलंटियर वर्क किया, वो मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एक मेजर पार्ट था जो कि मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया है। और ये एक स्लाइड है जिसमें आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार जो थे, मैंने अपने ड्यूरिंग अपनी स्टडी में बहुत सारी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, और काफ़ी जगहों पे मैंने पोस्टर भी प्रेजेंट किया, जिसके इन सब के सर्टिफिकेट्स मेरे पास मौजूद हैं, जस्ट टू इन्हांस माई प्रोफाइल। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं स्कॉलरशिप पर एडमिशन लूँ, और मेरी प्रोफाइल बेहतर करने के लिए मैंने अपने एमफिल के टेन्योर में जितने भी कॉन्फ्रेंसेज और जितने भी सेमिनार्स आते थे, उन सब में मैं अटेंड करती थी। इवन काफ़ी ज़्यादा में तो मैंने वॉलंटियर भी किया, और काफ़ी ज़्यादा में मैंने पोस्टर प्रेजेंट भी किए। तो ये सिर्फ आप लोगों को शो करवाने के लिए कि ताकि अगर आप में से किसी की प्रोफाइल जो है वो इतनी नहीं है, अगर आपको लगता है और आप चाहते हैं कि आप बाहर पढ़ने के लिए जाएं, तो आप लोग भी अभी जो भी कर रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, आप उसको अटेंड करें, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास उसका कुछ एक्सपीरियंस हो और आप उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकें। ये कुछ मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं पब्लिकेशंस की सूरत में, जो कि मैंने पब्लिकेशंस की हैं अपने एमफिल के टेन्योर में ही। अब मैं आपको यहाँ पर अपने बारे में बताने के बाद थोड़ा सा ये बताऊंगी कि चाइना के अंदर स्कॉलरशिप में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चाइना के अंदर बेसिकली जो मेन स्कॉलरशिप है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं सिर्फ चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगी। और भी बहुत सी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, टाइप ए और टाइप बी के बारे में। जो टाइप ए कैटेगरी होती है वो हम लोग अपनी जो कंट्री होती है उसकी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, और उसकी एम्बेसी की एक डेट होती है जिस पे हमने अप्लाई करना होता है। जो टाइप बी होती है वो हम लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को बताने के लिए ये स्लाइड में मेंशन किया है कि स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, कि आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप बी में अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है। कि सबसे पहले तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके जो चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो सीएसई स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटी सीएसई ऑफर कर रही है। तो उसको आप कैसे देख सकते हैं, ये मैंने कुछ जो लिंक्स हैं अपनी स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। जो लिंक 1 है उसके अंदर आप उसको क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग आपको पता लग सकती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोग्राम जो है डिग्री का वो ऑफर किया जा रहा है, और किस तरह से वो आपको स्कॉलरशिप, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ एफिलिएट है कि नहीं है। उसके बाद जो आपने सीएसई के पोर्टल के लिए अप्लाई करना है, तो उसका लिंक भी सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। और जो थर्ड नंबर पे लिंक है campuschina.org, तो इसके ऊपर भी जाकर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पे आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने शॉर्टलिस्ट करनी होती है यूनिवर्सिटीज को, और आपने ये देखना होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रही है। आपने सबसे पहले वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम और अपने जो यूनिवर्सिटी है वो फाइंड आउट करनी है। इन जो मैंने दिए गए लिंक्स हैं यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि इस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और आप
वो इंग्लिश टोट में है। अगर आप चाइनीज टोट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास HSK का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि HSK 5 लाजमी होना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश टोट में ही अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हर कोई बच्चा यही देख रहा होता है कि इंग्लिश टोट प्रोग्राम कौन सा है। तो ये आपको वेबसाइट पे जाके सर्च आउट करना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश टोट में है और वो CSE ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट इज द मेजर थिंग और द इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने के बाद आपने फैकल्टी को फाइंड आउट करना है, फैकल्टी को टारगेट करना है कि कौन सी फैकल्टी जो है वो आपके रिसर्च से अलाइन करती है। ये तो सिर्फ मैंने 3 जो स्टेप बताए हैं ये मेन स्टेप हैं, इसको अभी हम डिटेल में जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि आपने किस तरह से देखना है। तो सेकंड स्टेप ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द यूनिवर्सिटी एंड योर रेलेवेंट प्रोग्राम, एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू नीड टू फाइंड द फैकल्टी रिलेटेड टू योर रिसर्च एरिया। उसके बाद थर्ड पे ऑब्वियसली इफ यू फाइंड द सुपरवाइजर और द प्रोफेसर, तो थर्ड पे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में। ये जो लिंक्स है ये मैं चैट में भी पेस्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब ये मैंने एक सिर्फ डेमो के लिए जो है पिक्चर्स ली हुई हैं। ये campus.china.org की वेबसाइट है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप उसमें इसको कॉपी करेंगे और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जिस तरह की मेरी स्क्रीन में शो हो रहा है आप लोगों के पास। अब इस तरह से आपके पास जब एक इंटरफेस आ जाएगा तो ये मैंने कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, यानी कि जिस तरह फर्स्ट फिल्टर में मैंने मास्टर की डिग्रीज को देखना चाहा है, उसके बाद इंग्लिश टॉट में मैं देखना चाह रही हूँ, और थर्ड नंबर पे प्रोविंस है। जिस भी प्रोविंस में आप देखना चाह रहे हैं तो आप उस प्रोविंस को टारगेट करेंगे। फोर्थ वन पे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है और फिर सर्च किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी को सर्च आउट किया और यूनिवर्सिटी तियानजिन यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं मास्टर्स में, जो कि इंग्लिश टोट है, आगे उनका इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है, तो ये डिटेल आपके पास आ जाएगी। इट्स जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, आपको बताने के लिए कि हाउ यू फाइंड द यूनिवर्सिटीज एंड योर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। उसके बाद जब आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है और आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में है, तो आपने ये तियानजिन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रो में यू जस्ट क्लिक ऑन द यूनिवर्सिटी नेम, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, द सेकंड स्टेप, here is the another interface. The next pop-up window, will be appeared on your desktop. तो इस तरह से आपके एक विंडो आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि तियानजिन यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन हो रही है, और ये मैंने एरो के साथ भी बताने की कोशिश की है। अब जब आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो व्यू मोर पे जाने के बाद मजीद एक और विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एरो मेंशन किया हुआ है आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, अब ये सारा कुछ मैंने क्यों बताया है? बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बता सकती थी, ये सिर्फ मैंने आपको इसीलिए बताया है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, और सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिफरेंट प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रही होती हैं, तो आपको हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उन सब की डिटेल्स को देखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है तियानजिन यूनिवर्सिटी की। सेम प्रोसेस के थ्रू आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को इसी तरह से बिल्कुल सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने यूनिवर्सिटी किस तरह फाइंड आउट करनी है और आपने किस तरह से अपने प्रोग्राम को देखना है कि वो इंग्लिश टोट में है भी कि नहीं है। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, द सेकेंड स्टेप इज हाउ टू कॉन्टेक्ट प्रोफेसर्स। चाइना के अंदर सबसे जो मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए टीचर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास हो तो ये आपकी एप्लीकेशन को इन्हांस करता है और आपकी एप्लीकेशन, आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लाइक आफ्टर आफ्टर अगस्त और सितंबर स्टूडेंट्स स्टार्टेड डूइंग द ईमेल्स टू द टीचर्स, और बहुत ज़्यादा ईमेल्स जो हैं वो बच्चे स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर कि उनको स्कॉलरशिप किसी तरह से मिल जाए। तो अब आपने किस तरह से अपने रेलेवेंट प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, ये एक मेजर प्रॉब्लम भी है। और आप इसको ये समझ लें कि काफ़ी बच्चे जो हैं, इसके अंदर मैं एक चीज़ मेंशन करूंगी कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली ईमेल्स कर रहे हैं टीचर्स को, बहुत ज़्यादा ईमेल कर रहे हैं और ब्लाइंडली ईमेल्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देख रहे कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट उनके साथ मैच होता है कि नहीं होता। दे जस्ट वांट एक्सेप्टेंस लेटर,
कि टीचर जो है वो बस ईमेल में राइट करके दे दे कि हियर इज योर एक्सेप्टेंस लेटर और आपको बस मैं बुला रहा हूँ और आप आ जाएं। तो ऐसा हम जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से चाहते हैं कि टीचर ना बस हमें हमारी एक ईमेल के बाद हमें आंसर करे कि मैं आपको एक्सेप्ट करूँ और आप मेरे पास आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको टारगेटेड टीचर्स को ईमेल करनी पड़ती है, तभी आपको जो है वो रिस्पॉन्स भी वैसा मिलता है। जब भी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ईमेल कर रहे हैं और उनको आगे से टीचर्स के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने टीचर्स को कांटेक्ट कैसे करना है। जब आपने फर्स्ट स्टेप पे आपने यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर ली कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपका वो प्रोग्राम है कि नहीं, उसके बाद आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फैकल्टी में आप जाएंगे। हर ऑफिशियल वेबसाइट पर डिफरेंट डिपार्टमेंट और स्कूल्स मेंशन किए हुए होते हैं। जब आप डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे तो हर स्कूल में हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी की लिस्ट होती है। आपको सिर्फ थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ता है। जब आप सर्च करेंगे तो फैकल्टी की लिस्ट आ जाएगी। फैकल्टी की लिस्ट आने के बाद हर टीचर के ईमेल वहां पर दी गई होती है और ईमेल के साथ उसके रिसर्च इंटरेस्ट, उसकी पब्लिकेशन, सब कुछ, उसके वो कौन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उसकी सब रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो उसके प्रोफेसर के वेबसाइट पे दी गई होती हैं। आपने वहां से जाके अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करनी है प्रोफेसर की प्रोफाइल। अगर आपकी बिल्कुल प्रोफाइल मैच नहीं हो रही तो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट के लिए, वैसे तो किसी भी बच्चे की पूरी पूरी रिसर्च बिल्कुल मैच नहीं हो रही होती, लेकिन आपने थोड़ा बहुत अलाइन करना होता है अपनी रिसर्च को प्रोफेसर की रिसर्च के साथ। वो आप किस तरह से लिंक कर सकते हो। तो आपने टीचर के रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ने हैं और हर टीचर के रिसर्च इंटरेस्ट 2 से 3 या 4 से 5 होते हैं। अगर उसमें से आपका कोई रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहा है तो आप उसको पिक करें और टीचर का ईमेल लें और टीचर को ईमेल करें। अब आपने टीचर को ईमेल किस तरह से करनी है। आपने ये नहीं करना कि आप टीचर को ईमेल जो है वो बहुत लेंथी ईमेल कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर क्या मेरे ख्याल से कि इंटायर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑल ऑफ द पीपल आर सो बिजी नाउ डेज। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जो है वो बहुत बहुत लंबी लंबी ईमेल्स पढ़ता है। कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मेजोरिटी ऑफ द पीपल नहीं पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं ड्यू टू देयर बिजी स्केड्यूल। तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिप एंड ट्रिक ये दे सकती हूँ कि अगर आपने ईमेल जो भी लिखा है, ईमेल आपने स्टार्ट कैसे करना है ये मैंने लिखा हुआ है कि आपने राइट अ पर्सनलाइज्ड ईमेल एंड हाउ टू राइट इट। कि आपने स्टार्टिंग में फ्यू लाइंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, उसके बाद आपने अपनी डिग्री के बारे में बताना है कि आपने किस में डिग्री की है और आपने अगर कोई रिसर्च की है तो आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था। आपने रिसर्च का टॉपिक हाईलाइट करने के बाद आपने प्रोफेसर की रिसर्च के साथ अपनी रिसर्च को अलाइन करना है। ठीक है, उसको अलाइन करने के बाद इफ़ यू हैव एनी पब्लिकेशंस तो आप पब्लिकेशन का टाइटल लिखें या उसका DOI नंबर दे दें, या आप उसका लिंक पब्लिकेशन का पेस्ट कर दें। उसके बाद आप ये करें कि अगर आपने कुछ अचीवमेंट ली है या अगर आप टॉपर हैं अपने डिपार्टमेंट के तो आप वो अपना CV में लिखेंगे। उसके बाद आप प्रोफेसर को पोलाइटली आस्क करेंगे कि इफ ही और शी हैव अ फंडेड पोजीशन और इफ शी और ही हैव अ वेकेंट पोजीशन इन हिज हर रिसर्च ग्रुप, तो आप उनसे उनके ग्रुप में आना चाहते हैं और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए क्योंकि आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपने एक ईमेल को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में लिखना होता है, जो कि आपने इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट में अपने रिसर्च इंटरेस्ट और सब डिटेल्स बतानी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने अपनी CV भी अटैच करनी होती है और अगर आपकी कुछ पब्लिकेशंस हैं इफ़ यू वांट तो आप उनको भी अटैच कर सकते हैं। अब इसमें टिप एंड ट्रिक ये है कि अगर आपकी बहुत लंबी ईमेल हो रही है तो आप ये करें कि जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको उसमें से कीवर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं। जस्ट कि अगर प्रोफेसर ने फॉर एग्जांपल लेट्स से ओपन कर लिया आपकी ईमेल तो वो पूरी ईमेल नहीं पढ़ना चाह रहा, तो वो उन बोल्ड वर्ड्स को देख ले और वो उसी को स्किम करके उसको देख ले, उसको पता लग जाए। एंड इफ ही और शी इंटरेस्टेड तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो कीवर्ड्स पढ़ने के बाद पूरी ईमेल जरूर पढ़ेगा। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो फिर इसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं काम करना चाह रहा और उसके पास नहीं है फंडेड पोजीशन, तो मे बी वो नहीं रिप्लाई करेगा। और नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली टीचर्स तो ईमेल ओपन नहीं कर रहे होते या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोगों को वेट करना होता है ईमेल्स करने के बाद। एटलीस्ट आप 2 से 3 डेज वेट करें हर टीचर की रिस्पॉन्स का। अगर टीचर का रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आप उनको एक रिमाइंडर, सॉफ्ट रिमाइंडर ईमेल करें आफ्टर 2 to 3 डेज। और उसके बाद वेट करें कि टीचर जो है वो आपको ईमेल का रिस्पॉन्स करे। और अगर फिर भी नहीं करा तो फिर
आई वुड सजेस्ट कि मे बी वो इंटरेस्टेड ना हो आपके साथ काम करने में, तो फिर यू कैन सर्च फॉर अनदर प्रोफेसर। तो ये तो सारा हो गया कि आपने ईमेल्स किस तरह से करनी है और प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करना है। अगर आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, द थर्ड स्टेप इज दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन द सीएससी पोर्टल, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको तियानजिन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि मैं तियानजिन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं यहाँ की एम्बेसडर भी हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। तो तियानजिन यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि तियानजिन की इस टाइम जो क्यूएस 2025 की वर्ल्ड रैंकिंग है वो 269 है। और ये मैंने आपको मेरी स्क्रीन में भी शेयर हो रहा होगा। उसके बाद तियानजिन में कौन कौन से प्रोग्राम्स इंग्लिश टॉट में हो रहे हैं, तो दे आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। बैचलर्स जो प्रोग्राम है वो केमिकल इंजीनियरिंग में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एंड द फोर्थ वन इज इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस में भी बैचलर्स जो है वो इंग्लिश टॉट में हो रहा है। अगर मास्टर्स की मैं बात करूँ तो दे आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश टॉट में हो रहे हैं। और अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी में भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, देयर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश टॉट में हैं। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो तियानजिन में एक्सेप्टेंस लेटर इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, लेकिन अगर आपने डॉक्टोरल प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छी बात है आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। अगर आप मास्टर लेवल पे अप्लाई करें और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी से मुराद है अगर आपका सीजीपीए अच्छा है, लाइक 3 अबव है, 3 और 3.2 से अबव है, आपके पास एक या दो पब्लिकेशंस भी हैं, आपके पास डिफरेंट वॉलंटियर और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, मास्टर पे अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था और वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये मैं मास्टर लेवल्स की बात कर रही हूँ। अगर आपने पीएचडी में अप्लाई करना है तो पीएचडी में आपके पास जो है एक्सेप्टेंस लेटर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सुपरवाइजर के पास आके काम करना है। ठीक है, तो ये पीएचडी और ये मास्टर के लिए हो गया। उसके बाद मैं बैचलर्स प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगी कि अगर जो बच्चे बैचलर प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। एक तो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो कि टाइप ए, अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो वो स्कॉलरशिप है, और इसमें आगे ये सारा जो है डिटेल में मेंशन किया हुआ है। इफ़ यू पीपल वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो यू कैन टेक इट। और बायलेटरल प्रोग्राम, सिल्क रोड प्रोग्राम जो कि टाइप बी है, आगे अमाउंट भी लिखी हुई है कि वो कितनी स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। अगर आप तियानजिन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो उसके अंदर टाइप ए, बी, सी और डी ये बैचलर्स लेवल की प्रोग्राम है, और इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप के अमाउंट्स है जो कि हर मंथ आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिलेंगी। फिर एक है च्यूशी स्कॉलरशिप, जिसके अंदर, और इन सब स्कॉलरशिप के अंदर आपकी जो फी है वो वेव है, लेकिन इसमें स्टाइपेंड जो है वो वेरी करता है। फिर एक केमिकल इंजीनियरिंग की स्पेशल स्कॉलरशिप है बैचलर्स में। उसके बाद ये आप डेडलाइन देख सकते हैं कि बैचलर्स लेवल पे जो अप्लाई करने की डेडलाइन है, स्कॉलरशिप डेडलाइन इज 1 अप्रैल 2025। और ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं बैचलर्स प्रोग्राम पे और उनके कितना स्टाइपेंड है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। और बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम में अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश टॉट में नहीं कर रहे अप्लाई, अगर आपने चाइनीज़ में करना है तो आपके पास HSK 4 होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर इंग्लिश टॉट में कर रहे हैं तो आपके पास इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये हो। उसके बाद अगर मास्टर्स प्रोग्राम की बात की जाए तो मास्टर प्रोग्राम में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं वो तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफर करी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप ए और टाइप बी। उसके बाद सिल्क रोड प्रोग्राम जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिल्क रोड प्रोग्राम में 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और उसके बाद इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप है, एक तियानजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है।
और पीएचडी प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो पीएचडी प्रोग्राम में अगेन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप ए और टाइप बी है, और पियांग फ्यूचर स्कॉलरशिप भी एक दी जाती है जिसको हम पीएफएस भी कहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पीएफएस भी दी जाती है, और इसमें जो स्टाइपेंड है वो 3500 RMB होता है पर मंथ। और अगर हम उसकी बात करें सीएससी के पीएचडी स्कॉलरशिप के स्टाइपेंड की बात करें तो वो 4500 होता है अगर आप ऑफ कैंपस रहते हैं। अगर आप इन कैंपस ऑन कैंपस रहते हैं तो उसके लिए आपको स्टाइपेंड जो है वो 3500 ही मिलेगा। अब ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है अगर आपने बैचलर्स लेवल पे प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आप 25 से आपकी एज जो है वो अंडर होनी चाहिए। और अगर आप चाइनीज टॉट प्रोग्राम में अप्लाई करें तो आपके पास HSK 5 होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टॉट में कर रहे हैं तो आपके पास आइल्स 6 बैंड या डोलिंगो आपके पास होना चाहिए, नो लेस देन 100। अगर आप मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और इसमें जो एज है, मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आप 35 से अंडर होने चाहिए, और डॉक्टोरल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आप 40 से अंडर होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, इसके अंदर ये है कि अगर आप एमबीए में अप्लाई करें तो एमबीए के लिए तियानजिन यूनिवर्सिटी में आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। 6.5 आइल्स आपके पास होना चाहिए, और इसमें डुओलिंगो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पास आइल्स होना चाहिए या आपके पास टोफल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कौन कौन से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके जो आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करें, आप मास्टर में करें हैं पीएचडी में करें, तो आपके पास जो प्रीवियस आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास वो होने चाहिए। आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप चाइनीज टॉट में करें तो आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश टॉट में करें हैं, बैचलर्स में करें हैं, तो आपके पास डुओलिंगो या आइल्स होना चाहिए। उसके बाद आपके एक सीवी होनी चाहिए आपके पास, या रिज्यूमे हो या सीवी हो। आपके पास एक पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान बना हुआ हो, जिसमें आप स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी डिटेल, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, और आपने कौन से स्कूल से पढ़ा और आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ा, आपने क्या रिसर्च किया, आपका रिसर्च का टाइटल क्या था, आपकी पब्लिकेशंस हैं कितनी हैं। ये सारी डिटेल आपने अपने स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करनी होती है। और स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट में आपने एंड में ये भी बताना होता है कि आप चाइना में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और आप इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। तो ये एक स्टार्ट इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने बनाना होता है। उसके बाद आपका फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। आपके पास नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है आप बनवाते हैं सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। और दूसरे सर्टिफिकेट्स जो हैं, अगर आपके पास आपकी पब्लिकेशंस हैं या अदर सर्टिफिकेट्स में अगर आपके पास कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, तो वो डिफरेंट अदर सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके इन्हांस करते हैं आपकी एप्लीकेशन को। अगर आपके पास वो हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है तियानजिन यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये लिंक दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सेकंड में आपका प्रीलिमिनरी रिव्यू होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, थर्ड पे एवेल्युएशन पे जाएगा, एंड 4 पे राइटिंग एग्जाम तो नहीं होता, इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू पे जाएगा 4th पे। आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा कि आपको एडमिशन मिला है कि नहीं मिला। और जब आपने स्कॉलरशिप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया होता है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जुलाई में अनाउंस हो जाते हैं। और इसकी जो डेडलाइन है वो अक्टूबर 15 से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और मई 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आप फेब के लास्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसकी फाइनल जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन फेब के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन जो पीएफएस स्कॉलरशिप है उसके लिए आप मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो चाइनीज सिल्क रोड प्रोग्राम है, जो स्कॉलरशिप है, उसमें भी आप फेब के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में ऑफर हो रही है, सब प्रोग्राम्स में ऑफर नहीं हो रही। और जो इंटरव्यू का पीरियड है वो फरवरी के बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्च में स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल तक चलता होता है। अब अगर आपको तियानजिन यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो ये इंटरनेशनल ऑफिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
ये उनके ईमेल दी गई हैं और उनके नाम दिए गए हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। और ये फ़ोन नंबर है इंटरनेशनल एडमिशन्स ऑफिस का। और ये हमारा हमारा ऑफिशियल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम अभी ऑफिशियल ग्रुप है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन स्कैन द QR कोड टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। और तियानजिन यूनिवर्सिटी के जो हैं दो कैंपस हैं, एक ओल्ड कैंपस है और एक न्यू कैंपस है। ये ओल्ड कैंपस है विजन रोड कैंपस। कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं, कुछ प्रोग्राम्स इधर ऑफर होते हैं और कुछ जो डिपार्टमेंट्स और जो स्कूल्स हैं वो न्यू कैंपस में। न्यू कैंपस जो है वो ओल्ड कैंपस से काफ़ी बड़ा है, लार्ज है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कि न्यू कैंपस को हम पियांग पार्क कैंपस भी कहते हैं। That's all about the Tianjin University and China Government Scholarship। मैंने बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, डिटेल में नहीं दिया। और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा होंगे, तो आई थिंक अब हम Q&A की तरफ चलते हैं। तो अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। श्योर मैम। सो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मैम, वो हम ले लेते हैं। मैं नेम्स कॉल कर लेती हूँ। सर अली अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो सर फसी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। Thank you, ma'am. First of all, अस्सलाम वालेकुम मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग दिस वेबिनार जिसके अंदर आपने बहुत डिटेल के अंदर बताया। आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट तो ये कि जो आपने एक्सेप्टेंस लेटर की बात की, वो एक्सेप्टेंस लेटर क्या आप थोड़ा सा मज़ीद बता सकते हैं कि वो किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है? क्या वो प्रोफेसर अपने तौर से पर्सनली ये कह रहा होता है कि मैं इसके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, एंड देन हम लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई करते हैं, या वो क्या चीज़ है? सो इसके ऊपर प्लीज़ आप बता दीजिए। एंड मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं कि मेरे पास आइल्स बैंड 7 है और मैंने HSK के भी 2 कोर्सेज किए हुए हैं एज पार्ट ऑफ माय डिग्री फ्रॉम NID यूनिवर्सिटी, HSK 1 एंड HSK 2। सो हाउ कैन दैट हेल्प? तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो वो कि आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई, मतलब अगर आप टीचर्स को ईमेल करते हैं, ठीक है, और टीचर अगर आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव करता है कि यस आई हैव अ वेकेंट पोजीशन इन माय ग्रुप एंड मैं आपकी प्रोफाइल से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ एंड आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट यू एज माय स्टूडेंट, ठीक है, तो ये एक टीचर की तरफ से वो आपको एक्सेप्ट करे अपने ग्रुप में। तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर टेम्पलेट है एक्सेप्टेंस लेटर का। वो आप उस टेम्पलेट को टीचर को यूनिवर्सिटी से डाउनलोड करके सेंड करते हैं। अगर वो टीचर आपको एक्सेप्ट करने के लिए मान गए हैं तो आप उसमें अपनी डिटेल्स पुट करेंगे। उसके अंदर प्रॉपर जो है वो आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में सारी फाइल्स जो हैं वो प्रॉपर डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आपने किस तरह से टीचर को टेम्पलेट भेजना है, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे टीचर्स की लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, और कौन कौन से इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो सब डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। दूसरा, आपने जब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना है टीचर को, तो वो एक टीचर की तरफ से आपके साथ एक कनेक्शन होगा कि टीचर आपको कह रहा है कि मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके अंदर अब यूनिवर्सिटी और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का क्या रोल है? आप यूनिवर्स ये एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ आपकी जो है सिलेक्शन में एक इन्हांसमेंट करता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, बट ये श्योरिटी नहीं होती। बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है लेकिन उनको चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट केसेस में मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मिलती। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को रेकमेंड करके चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को रेकमेंड करके भेज देती है कि ये स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आगे से चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको सिलेक्ट करती है कि नहीं, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो जिन बच्चों को एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है उनके एडमिशन हो जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि HSK 1 और 2 आपने दे दिया है या आप देने चाह रहे हैं?
नहीं, और मैंने उसका HSK 1 and 2 जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ कंप्लीट किया है, एंड आई हैव IELTS Band 7 एज वेल। तो ये ओके। चीज़ें मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं? अच्छा देखें, अगर आपने चाइनीज टोट में अप्लाई करना है तो चाइनीज टोट की रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दी है कि उसके लिए HSK 4 या 5 रिक्वायर्ड है, विच इज़ अ वेरी हाई लेवल। तो अगर आप इंग्लिश टोट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, वो अगर आप टीचर को ये भी बताएं ईमेल में लिख के कि मैंने HSK 1 और 2 भी दिया हुआ है, तो टीचर ऑब्वियसली सी बात है वो आपकी प्रोफाइल से थोड़ा बहुत होगा कि इस बच्चे को थोड़ी चाइनीज भी आती है, विच इज़ अ गुड पॉइंट कि आप इसको अपनी ईमेल के अंदर बोल्ड करके ऐड कर सकते हैं कि आपको चाइनीज प्रोफिशिएंसी में लाइक Band 1 और HSK 1 और HSK 2 आपने दिया हुआ है। और दूसरा ये कि आगे अगर आपके पास IELTS 7 है तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छा है, आप इसमें करें और ये आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल बूस्ट अप करेगा। थैंक यू। सर फैसल आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरा नाम राना फैसल हमीद है और मैं मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाब तियांजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टेड बाय पंजाब तियांजन गवर्नमेंट से कर रहा हूँ और मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना रिसर्च जो है वो चाइना जाके करूँ। क्या तियांजन यूनिवर्सिटी या चाइना के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं? तो क्या मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ और क्या ये मेरे लिए अच्छा है? और मेरा नेक्स्ट PhD का भी प्लान है जो कि चाइना में है। अभी आप जो हैं करंट स्टूडेंट हैं तियांजिन तियांजिन यूनिवर्सिटी समथिंग लाइक, जो जी कि PTUT है, ये लाहौर में है, जी जी जो जी। कि चार्टर्ड बाय पंजाब और तियांजन गवर्नमेंट है। हम्म। जी जी। तो ओके। उसका और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी रिसर्च जो है यहाँ पे आके करें। अच्छा, इसके लिए जो है मुझे देखना पड़ेगा कि जो ये यूनिवर्सिटी है इसका हमारे साथ जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है और आपके डिपार्टमेंट के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है कि नहीं है। तो इसके लिए आई नीड टू चेक और मुझे ऑफिशियल से पूछना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर आपने एक्सचेंज पे नहीं करना और अगर आपने बाद में PhD में भी अप्लाई करना है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर इनकी ऑलरेडी कोलैबोरेशन है तो उसके बाद तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप PhD के लिए तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको सारा स्कॉलरशिप का बताया है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप कैसे कर सकते हैं तो ये आई नीड टू चेक कि कितनी पार्टनरशिप है और आपके डिपार्टमेंट के साथ क्या लिंक है उनका। हाँ चलिए, काइंडली मुझे प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक जी सर, हाफिज मोहम्मद उसामा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। वालेकुम मैम एंड मॉडरेटर एंड ट्रेनर। मेरा क्वेश्चन है ना वो आईकुड ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को फाउंडर से है, सर रिजवान भी यहाँ पे मौजूद है। सर हम हमारा मैप था पाकिस्तान टू US और फाइन टेक लेवल और गो लेवल की कंपनियों की तैयारी करवाना इंटरव्यू की। हम डायरेक्टली चाइना पे आज वेबिनार हो रहा है और इसने मुझे थोड़ा शौक भी किया है और डिमोटिवेट भी किया है। तो काइंडली मुझे इस चीज़ के बारे में आंसर कर सकते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह सबने को थोड़ा सा पता है, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं यहाँ बी सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ और मेरा ताल्लुक हाईकोर्ट की मैनेजमेंट से है। तो थैंक यू मैम रिदा फातिमा, आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। इट्स वाज ग्रेट, आपने प्रिपेयर किया और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो थैंक्स थैंक्स फॉर दैट। और आपके क्वेश्चन के पीछे, हाँ, हमारा फोकस यूएस में है। इसकी वजह ये देखें, हम यूएस में हैं। अब डॉक्टर जफर हैं या मैं हूँ, हम तो यूएस बेस्ड हैं, हमें यूएस के सिस्टम ऑफ एजुकेशन का ज्यादा पता है। ठीक है, देखिए आप हेल्प कहाँ कर सकते हैं जिसका आपको ज्यादा पता है। अब जिस तरह मैम रिदा फातिमा है, ये चूंकि चाइना गई हैं, इनको चाइनीज सिस्टम का उस चीज का ज्यादा पता है। राइट, हम यूएस में हैं, हमें यूएस का ज्यादा पता है, इसलिए हम यूएस की तरफ फोकस करते हैं। अब हमें चाइना का नहीं पता। राइट, तो ये एक रीजन है कि हमारा फोकस यूएस पे है। और दूसरा मतलब अपॉर्चुनिटीज दुनिया में और भी जगह हैं। देखें, लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, एंड देन दे एक्सेल। राइट, तो हम ज्यादा फोकस यूएस पे रखते हैं। और उसकी एक बड़ी रीजन ये भी है कि रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। और मतलब इट इज वेल नोन राइट कि यूएस की जो जॉब मार्केट है वो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पे है।
चाइना इज कम्पीटिंग, चाइना इज कमिंग अप। यूएस को थ्रेटन इस वक्त सबसे, यूएस इकोनॉमी को इस वक्त अगर कोई और इकोनॉमी थ्रेटन कर रही है वो चाइनीज इकोनॉमी है, राइट। और इकोनॉमीज यूएस के मुकाबले में नहीं आगे आती, तो उस वजह से हम यूएस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो लेकिन देखिए हमारे पास, जिस तरह मेरे से कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें यूरोप में अप्लाई करना चाहिए, तो मैं उनको कभी डिस्करेज नहीं करता कि करें आप, मतलब यू शुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप, जब आप फाइनल स्टेज पे अपने आते हैं तो व्हाई नॉट, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए, फिर आप उसमें से एक सेलेक्ट करें। सिर्फ इसी बेस पे आप अप्लाई ना करें कहीं और कि मैंने इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है, इस स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, तो हमारी ऑप्शन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए हमारा फोकस यूएस पे ज्यादा ज्यादा इसलिए होता है। लेकिन ऑफ कोर्स मैम ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और इसके बारे में बताया, तो व्हाई नॉट, आप अप्लाई करके देखें। लेकिन आपने जिंदगी में आगे, मतलब जिंदगी में आगे सिर्फ वही लोग नहीं बढ़ते जो एमआईटी जाते हैं, राइट। जिंदगी में आगे सिर्फ वही लोग नहीं बढ़ते जो स्टैनफोर्ड जाते हैं, नहीं तो फिर तो आप, फिर फायदा क्या। आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल में देख लें, राइट। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो टॉप के बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाते, ठीक है। तो क्या सिर्फ उन्होंने ही जिंदगी में एक्सेल किया और बाकी लोग गायब हो गए, या बाकी लोग जिंदगी में एक्सेल नहीं कर सके? तो ऐसा नहीं है। आप, मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूएस आएगा वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, वही जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे चला जाएगा। चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, यहाँ पर जॉब मार्केट ज्यादा है, यहाँ पर इनोवेशन ज्यादा है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वी शुड कीप आवर ऑप्शंस ओपन, मतलब बिल्कुल किसी ऑप्शन को बंद नहीं रखना चाहिए जब आप, या जिंदगी की, आप लोगों के लिए जब आप जिंदगी की स्टेज पर होते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ अप्लाई अगर कहीं और करना है बिल्कुल करें, ठीक है। हम यूएस बेस्ड हैं क्योंकि हमारा फोकस यूएस है, क्योंकि हम हैं यहाँ पर, हमें यहाँ का सिस्टम का थोड़ा सा ज्यादा पता है। अब जिस तरह मैम को चाइना का ज्यादा पता है, वो उसके बारे में ज्यादा बेहतर गाइड कर सकती हैं, हम यूएस के बारे में ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। चलिए, अगेन थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, एंड थैंक्स फॉर प्रिपेयरिंग लेकिन एंड सर कमिंग टू द फोरम। मैं इसके अंदर एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ इस बात में कि जी जी बिल्कुल। उन जो है इनका क्वेश्चन वैलिड था। लेकिन इसके अंदर एक मैं चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारे अंदर एक चीज़ है, हम सोचते हैं कि भाई चाइना जो है ना, चाइना की प्रोडक्ट ऐसी है और चाइना के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें पता नहीं हमें अच्छा पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल टू बी ऑनेस्ट अगर स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो चाइना भी जो है ना वो इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों को अब नहीं पूछ रहा। तो इसके अंदर भी स्टूडेंट्स का एक ये है कि अगर आप, चाइना के अंदर भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं क्यूएस रैंकिंग में, जिस तरह पेकिंग है, तो सिंगुआ है जो कि टॉप 15 और टॉप 16 में क्यूएस में है। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वो भी आपसे आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे कि आपके पास आपकी प्रोफाइल में क्या है। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं और उनके पास जो लाइक जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो चाहते हैं कि उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले। तो वो चाइना एक ऐसा ऑप्शन है कि चाइना अभी स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी से मुराद ये है कि अगर उसके पास जीआरई नहीं है, उसके पास आईएलटीएस नहीं है, तो वो चाइना में अप्लाई कर सकता है। और समहाउ अगर उसके पास पब्लिकेशन भी नहीं है तो तब भी वो अप्लाई कर सकता है इफ ही और शी हैव अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इन सब चीज़ों के बावजूद स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना में अप्लाई कर सकते हैं और उनको स्कॉलरशिप चाइना दे रहा है। अगर एक स्टूडेंट के पास जीआरई भी है, टोफिल भी है, उसके पास पब्लिकेशंस भी हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो स्टूडेंट जो है वो यूएसए को टारगेट करेगा और यूएसए में उसको एडमिशन भी मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंट जो है वो अप्रोच है स्टूडेंट्स की कि एक पाकिस्तान में जो आजकल हालात हैं, हर कोई चाहता है कि भाई वो बाहर जाए और उसको बाहर स्कॉलरशिप मिले। तो ये एक पॉइंट है कि स्टूडेंट जो है वो किस तरह से बाहर निकल सके। तो ये बेसिकली हमारा मकसद है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि अगर किसी की प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है तो वो किस तरह से बाहर जा सकता है और किस तरह से अप्लाई कर सकता है। दैट्स ग्रेट मैम। सो सर असदुल्ला अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे ना मैम रीता से कुछ क्वेश्चंस हैं मैम। मैं ना पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में, उसके आगे रिसर्च फील्ड है मशीन लर्निंग, तो उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ पीएचडी, जीसीयूएफ है फैसलाबाद में ना जो,
वहाँ से मैं पीएचडी स्टार्ट किया मैंने, मिड्स हुए हैं अभी मेरे। बट मेरा है माइंड कि मैं पीएचडी बस चाइना से करूँ स्कॉलरशिप बेसिस पे। तो मैंने एक ना सीवी अपनी प्रिपेयर की है, उसके अलावा जो है मैंने ईमेल भी और रिसर्च प्लान भी ना प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उसको चेक करके मुझे थोड़ा सा बता दे कि इसमें कोई मिस्टेक्स हैं या कुछ चेंजिंग्स या अपडेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ताकि मैंने वैसे ईमेल्स किए हैं अपने थ्रू, किसी से एयरपोर्ट किए बगैर, हेल्प लिए बगैर किए हैं ईमेल्स, लेकिन मुझे पता उनमें मेरी मिस्टेक्स हैं, दैट्स वाई वो नहीं रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आप मुझे हेल्प आउट कर दें, मेरी सीवी और ईमेल मेरा और रिसर्च प्लान देख के मुझे कुछ बता दें कि इसमें क्या मैं अपडेशन कर सकता हूँ, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। बस यही मैंने कहना था। और दूसरा एक ये क्वेश्चन था कि ये जो इंग्लिश का है, मेरे क्योंकि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में हमने जाना है, तो मैंने चाइनीज़ बीएस के दौरान ना फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने चाइनीज़ का एक कोर्स हमें यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया था बीएस के दौरान ना। तो मेरा एक तो स्टडी गैप नहीं है, 2017 से 21 में बीएस है, 21 से 23 में मेरा एमएस है, और दिसंबर में मेरा एमएस कंप्लीट हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और अभी मैंने जैसे एडमिशन ओपन हुए हैं तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया था मैंने। तो वो मुझे प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना पड़ेगा इंग्लिश का यूनिवर्सिटी से अपनी एग्रीकल्चर जहाँ से मैंने एमएस किया है, या कि नहीं बनवाना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए मुझे। अच्छा, मैं अपनी ईमेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ ग्रुप चैट में। आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और मैं जो हूँ वो मटेरियल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके रिसर्च प्लान में तो मे बी आई मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल, लेकिन आपका जो ईमेल फॉर्मेट है वो मैं ज़रूर चेक कर सकती हूँ और एज अ जनरल उसको ओवरव्यू कर सकती हूँ कि उसके अंदर आपको किस तरह से प्रोफेसर्स को ईमेल करनी चाहिए। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली सी बात है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर ही अप्लाई करते हैं इंग्लिश टोर प्रोग्राम्स में। चले मैम, आप मुझे ना ईमेल अपना काइंडली शेयर कर दे। और रिसर्च प्लान का ये है कि एटलीस्ट एक वो पैटर्न तो होता है ना, कि ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अच्छा मुताबिक सर, हम मैं अपना इसका सर मैं आपका इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आई कोड जी जी गुरु सर। के साल में 12 महीने हर सैटरडे को 5 PM पे हम हायर स्टडीज का फुल एप्लीकेशन पैकेट रिव्यू करते हैं, जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाते हैं, रिसर्च स्टेटमेंट आ जाती है, सीवी आ जाता है। तो मेरा ख्याल आप वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं किसी भी सैटरडे को चलें, 5 PM पे। तो वहाँ पे भी लोग आपको रिव्यू कर देंगे सारी चीज़। चलें ठीक है सर। मैम मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ अपनी सीवी भी, और रिसर्च प्लान का ये है कि पैटर्न आपको मैं जस्ट एक देख के बता दें कि पैटर्न ये ओके है या नहीं है, क्योंकि पैटर्न को तो आप गाइड कर सकती हैं कि पैटर्न का। ओके, श्योर श्योर, ओके नो मैम। प्रॉब्लम, आई विल। अभी जो है वो मैं एक लिस्ट शेयर करी हूँ मास्टर सुपरवाइजर्स की और डॉक्टोरल सुपरवाइजर्स की। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तियानजिन यूनिवर्सिटी में, तो मैं डॉक्टोरल सुपरवाइजर्स और मास्टर सुपरवाइजर्स की लिस्ट शेयर कर रही हूँ और इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड। अच्छा मैम, एक और है, ये ना काइंडली अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक भी शेयर करिएगा। ये ना दो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ त्याजन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है, और एक सिंपल त्याजन यूनिवर्सिटी आ रही है। ये दो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। तियानजिन के अंदर बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने सिर्फ तियानजिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, अभी चैट में ही शेयर कर देती हूँ। मैंने वेबसाइट भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ और प्रोग्राम्स के भी कैटलॉग भी शेयर कर दिए हैं।
If you have any other questions, you can ask. राइट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर इजाज़, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल है कि मैंने अभी एफसीएस कंप्लीट किया ना, तो मैं बीएस एआई में करना चाह रहा हूँ। स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल रही ना, और अभी तो मैं फ्री हूँ। उसके साथ मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ अभी, ताकि मसरूफ रहूँ। अभी आपने क्या किया है? एफसीएस कंप्लीट की है, ओके। और और मैं आप आगे वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट भी हूँ। तो अभी मैं वेब हम्म डेवलपमेंट, और मैं चाइना के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एआई में। एआई में बैचलर्स में? जी। ओके। तो उसके लिए ये है कि लेट मी चेक द इंग्लिश इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स के इसके अंदर मास्टर्स में आई विल आल्सो शेयर माय पीपीटी हियर इन द चैट कि स्टूडेंट जो हैं वो इसको डिटेल में देख सकें। बैचलर्स में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में सिर्फ 4 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तियानजिन में, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग में हो रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंग्लिश डॉट प्रोग्राम नहीं है। अगर आपने चाइनीज लैंग्वेज में चाइनीज डॉट में करना है तो उसके लिए यू हैव टू पास HSK 4 और HSK 5, जो कि बहुत competitive है। तो आई सजेस्ट कि आप जो हैं चाइना की किसी और यूनिवर्सिटी में देखें जहाँ पर AI या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। ठीक है मैम। आई विल शेयर आपको द कोई नाम पता है जी जी। चाइनीज यूनिवर्सिटी के जो एआई ऑफर कर रहे हैं एआई प्रोग्राम? अभी तो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, लेकिन मैंने जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है वहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सी चाइना की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। और अभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ, उसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, आप लोग को भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। सर हसनैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है टांजन यूनिवर्सिटी का। तो अब मैंने जो है वो रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर किया है, जो उनका टेम्पलेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैम ने भी ये स्लाइड में बताया कि स्टडी प्लान भी जो है वो अपलोड करना है। तो आप मुझे गाइड कर दें कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों को अपलोड करना नेसेसरी है, और SOP स्टेटमेंट को भी जो अपलोड करना वो नेसेसरी है या नहीं है। अच्छा, इसमें एक ये है कि आपने जो स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट है, ये एक ही चीज़ है। या तो आप उसको टाइटल स्टडी प्लान का दे दो या पर्सनल स्टेटमेंट का दे दो, ठीक है। और इसके अंदर आपने इसको कैसे बनाना है कि आपने 1 पेज का या आप 1.5 पेज का आप पर्सनल स्टेटमेंट बना सकते हो, या उसको आप स्टडी प्लान भी कह लो। चाइना के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, एज अ जनरल बताऊंगी कि आपने स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपका जो हायर इंस्टीट्यूट है, हायर एजुकेशन आपके कौन से इंस्टीट्यूट से है, आपके कितने, अगर आपका A ग्रेड है या A+ ग्रेड है तो यू हैव टू मेंशन दैट। उसके बाद आपने जिसमें रिसर्च की है, आपका रिसर्च टाइटल क्या था, आपके अगर कोई पब्लिकेशन है, और ये सारी डिटेल आपने उस प्लान में लिखनी होती है। और एंड में आपने ये बताना होता है कि व्हाई व्हाई यू चूज चाइना, एंड व्हाई यू चूज दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो आप और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, तो आपने लास्ट लाइन में फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बताना होता है, और आपने इस तरह से कंक्लूड करना होता है, और एक 1 से 1.5 पेज का आपने एक प्लान तैयार करना होता है। और रिसर्च प्रपोजल की जहाँ तक बात रही, तो ऑब्वियसली सी बात है, रिसर्च प्रपोजल एक इज जस्ट लाइक अ साइनॉप्सिस। जिस तरह आप एक प्रपोज्ड आइडिया अपना देते हैं, तो वो भी आपका हार्डली 2 से 3 पेज का होगा। ब्रीफ सा आपने प्रपोजल बनाना होता है, कोई डिटेल में प्रपोजल नहीं बनाना होता, लेकिन वो आपने वही प्रपोजल बनाना होता है कि जिस टीचर ने आपको एक्सेप्ट किया है उसके रिसर्च इंटरेस्ट और उसकी पब्लिकेशंस को आप पढ़ो, उनके पब्लिकेशंस को
लाइक 3 to 4 और 5 to 6 जितनी आप पढ़ सकते हो पब्लिकेशंस को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंगली अपना एक आइडिया जनरेट करो कि आप उस उन पब्लिकेशंस के थ्रू अगर आपको कोई इसमें कोई बैकग्राउंड प्रॉब्लम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट नज़र आ रही है तो आप उसका एक प्रपोज्ड आइडिया बनाएं और उसी से आप 2 to 3 पेज रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हो। अभी मैडम मैंने ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया है अपना 1 पेज का। उसके अंदर मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है और थोड़ा सा बताया कि मैं 10 यूनिवर्सिटी में इस वजह से आना चाहता हूँ या इस प्रोफेसर के हम्म पास इस वजह से आना चाहता हूँ। तो ये क्या स्टडी प्लान को जो है वो कवर कर सकता है? बिल्कुल। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान बेसिकली ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक आपने अपलोड करना है। तो आप जो भी बना रहे हो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, वो आपका चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने सिर्फ 1 पेज का बनाया है, तकरीबन वो 130 आप वर्ड्स हैं इसको उसके अंदर। 1.5 तक आप इसको कर लो और इसमें आपके पास 1000 लाइक 1500 वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। स्टडी प्लान के लिए। जी। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है फिर इसको स्किप करके वो स्टडी प्लान बनाए। आप दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाया है तो आप उसी को करो, फिर आपको स्टडी प्लान की ठीक। जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि ए 1 पेज का जो मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसी को अपलोड कर। आप उसको 1.5 पेज तक लेके जाओ। ठीक है। ओके। थैंक यू। जी सर, मोहसिन आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ऑलराइट सर, बहावत शेर अगर आप मौजूद हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, मैंने पूछना था कि मैं अभी ना BSc कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नमल यूनिवर्सिटी से। तो मेरा सेकंड सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए मुझे GPA कितना रिक्वायर्ड होगा, और मैं अब मतलब अगर BS में ही वहीं आना चाहूँ यहाँ पर स्किप करके, तो क्या मैं आ सकता हूँ या फिर मेरा BS के बाद आना बेहतर रहेगा? अच्छा, इसके लिए तो आपको सबसे पहले ना खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, अगर आपके इंटरमीडिएट में ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो, और आप चाहते हो कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप और बैचलर्स आप बाहर से करो, तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू फाइंड आउट योर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इन चाइना, कि चाइना में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप आना चाहते हो, डाटा साइंस में आना चाहते हो, या इस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब फील्ड है आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो यू नीड टू फाइंड द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, जो कि मैंने अपनी PPT शेयर कर दी है। आप इसके अंदर वेबसाइट में जाके फाइंड आउट कर सकते हो अपना रिस्पेक्टिव प्रोग्राम जो कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से एफिलिएट हो। ठीक है, और अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो और दो आपके पास दो ऑप्शन है। इफ़ यू वांट तो यू नीड टू डिसाइड कि अगर आपने अप्लाई करना है तो यू कैन, और आप साथ साथ पढ़ते भी रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स में जाओ, तो आपको बैचलर्स में अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हो और आप बहुत अच्छा CGPA अभी से आप अपना रख लो कि आपने CGPA एटलीस्ट लाइक 3.5 से तो अबव होना चाहिए आपका। लाइक ये मिनिमम है, 3.5 से अबव होगा तो आप कंपेटिटिव स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसको आप 3.8 और 3.9 तक, तो फिर जितना भी ऊपर ले जाएं उतना ही अच्छा है। मैम दरअसल मेरी जो 62% है जो इंटरमीडिएट में है, लेकिन मतलब आपके ख्याल से 62% इनफ है या नहीं? मैं मतलब BS के बाद ही करूँ फिर अप्लाई? 62% अगर आपके पास है तो आपको, आई आई डोंट थिंक सो दैट देयर हैव सो मेनी चांसेस। तो आप यहाँ पे लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, क्योंकि आई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप QS रैंकिंग अच्छी यूनिवर्सिटी में चाइना में भी अप्लाई करें और वहीं पे आप पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर जो रिसर्च लैब्स हैं और जो फैकल्टी है वो उसी तरह से competitive होगी और वो उसी तरह से आपको गाइड करेगी। तो फिर आप मास्टर्स में ही करो, यहीं पे आप अच्छा पढ़ो अभी बैचलर्स में। ओके मैम, ठीक है।
ऑलराइट, सो सर उमर गिलानी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर हसन, अगर आप मौजूद हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो CSC का पोर्टल जब खुलता है चाइना, ये कैंपस china.org, उसको यूज करने का तरीका सबके सामने जरा आप एक डेमो दे दीजिए कि वो कैसे खोलना। समटाइम तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, पता नहीं नेट का कोई इशू रहता है या पे पता नहीं क्या, कहीं वो ना वो खुलता नहीं है सही से। पहले तो खोल दिया था, तो उसको जरा वो इसी तरह से है क्योंकि सो मेनी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा उसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपको उसको बार बार जो है वो अप्लाई लाइक उसको ओपन करना पड़ता है और वो हो जाता है। अच्छा, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड ही दे दे इसकी कि उसको यूज कैसे करें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए बाद में। CSC के फॉर्म फिल करने के लिए नहीं 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 नहीं, वो कैंपस china.org के। जो मैंने आपको टॉट प्रोग्राम्स बताए थे कि आप कैसे अपने प्रोग्राम्स फाइंड आउट कर सकते हाँ हैं। जी हाँ जी, ताकि वो नीच डाउन कर सके हम लोग के हमारे प्रोग्राम कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ओके, आई कैन शेयर, वेट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जी मैम। ओके, इस तरह से आपने जब कैंपस china.org की वेबसाइट ओपन कर ली, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स में जाना है। यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स में जाने के बाद ये आप देख रहे हैं कि सर्च कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर्स हैं। अगर आपने लेट्स से अगर आपने बैचलर प्रोग्राम देखना है, इंस्ट्रक्शन आपने देखनी है इंग्लिश, प्रोविंस आप ऑल क्लिक कर दें, यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज लेट्स सपोज मैं शियान कर देती हूँ। चलिए हम ये यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, वो ओपन नहीं हुई। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम निंगबू को देखना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज, तो ये आप देख रहे हैं कि बैचलर्स इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम ये जो उस यूनिवर्सिटी में जो भी ऑफर हो रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास सर्च बार में। अब आपने मज़ीद अगर यहाँ की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप इसको आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द यूनिवर्सिटी नेम, ये आप देख रहे हैं कि व्यू मोर पे आ रहा है, यू नीड टू क्लिक ऑन द व्यू मोर, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपको वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है उस यूनिवर्सिटी की। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे, यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट ऑन योर ब्राउजर, और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास ये यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है, और ये इसके कैंपस जो है वो UK, चाइना और मलेशिया में भी है। तो इस तरह से आप अपने यूनिवर्सिटीज़ कौन से प्रोविंस में आप देखना चाहते हैं, बैचलर्स में देखना चाहते हैं, मास्टर्स में, PhD में, यू कैन फाइंड। ऑलराइट, उम्मीद है सर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो सर अमजद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी मेरा क्वेश्चन है कि मैम से कि मैम आर्ट्स अगर हमें इंग्लिश प्रोग्राम्स में जाना है तो आर्ट्स मैंडेटरी है या हम अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पर प्रोफेशनसी बेटर ले सकते? आपने किस डिग्री में अप्लाई करना है? मास्टर मास्टर्स इन विच? कंप्यूटर साइंस मशीन ओके लर्निंग ओके,
नहीं, इसमें आइल्स नहीं चाहिए। अगर आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तियानजिन में अप्लाई करना है तो उसके लिए आइल्स मैंडेटरी है। अदरवाइज आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपका जो, अगर आपके प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश टोट में है तो आप अपने यूनिवर्सिटी से इंग्लिश जो है सर्टिफिकेट, इंग्लिश टोट सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। जी मैम, मामूना आपसे बात करना। Assalamu alaikum. Can you please tell me the deadlines in the Chinese universities usually for 2025? अच्छा, अब इसमें यह है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिफरेंट डेडलाइन होती है सीएसई की। मैं आपको यहाँ पर तियानजिन की डेडलाइन बता सकती हूँ, जो कि तियानजिन में अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी सीएसई की जो डेडलाइन है वो फेब के लास्ट में है, जो कि अभी फाइनल डेट तो कोई नहीं हुई, लेकिन फेब के एंड में कोई भी डेट जो है वो हो सकती है, जो कि अभी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको आपको इनकरेज किया जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें लाइक सब स्टूडेंट्स को यही कह रही है कि अगर आप पहले अप्लाई करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकेगी। तो हर यूनिवर्सिटी की डेट डिफरेंट है, सो यू नीड टू चेक ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस तरह से मैंने आपको वो तरीका बताया है कि आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है डिटेल यूनिवर्सिटी ने दी होती है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, like in US, तो वो आपको कहते हैं कि आप 1 year पहले अप्लाई करें, जैसे अभी फॉल 2025 के लिए एप्लीकेशंस ओपन है। इस तरह अगर इस साइकिल में अब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे कब स्टार्ट होगा सेमेस्टर और रिजल्ट वगैरह कब आएंगे एडमिशन के, मतलब कब हमारा अगर सेशन आपने स्टार्ट? चाइना में अप्लाई करना है तो चाइना में 15 अक्टूबर से तियानजिन यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और अगर आपने चाइना स्कॉलरशिप, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो उसकी डेडलाइन फेब के एंड पर है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में अनाउंस होंगे, और नेक्स्ट ईयर सितंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी सर, मोहसिन आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ऑलराइट, अगर सर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो आप अपना क्वेश्चन चैट में पेस्ट कर दें, आई विल रीड इट आउट। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, उमर। यस ओके सर उमर, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? जी सर, फसी आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके मैम, आपने लिस्ट शेयर की है प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर्स की इसके अंदर मैंने देखा है ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं और प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जिनका वो पार्ट है, बट उनके प्रोफेसर्स के नेम वहाँ पे मेंशन नहीं है। सो अगर हम लोग प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं इनमें से, सो क्या वो ऐसे माइंड तो नहीं करेंगे कि उनके लिए पर्सनलाइज्ड ईमेल नहीं है फॉर इंक्लूडिंग देयर नेम्स और इंक्लूडिंग देयर रिसर्च? मैं आपको इसमें बता दूं कि उनके नाम लिखे हुए हैं, वो चाइनीज में लिखे हुए हैं। यू नीड टू ट्रांसलेट इट, और जब आप उस पूरी फाइल को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें टीचर्स प्रोफेसर्स के नेम भी लिखे हुए हैं जो कि चाइनीज में है। तो आप वहां से ट्रांसलेट कर लें, और जो इंग्लिश नेम आ रहा है आप वहां से कॉपी करके उनके नेम्स को पेस्ट। मैम आई थिंक जो सेकंड फील्ड है वो प्रोग्राम को ही चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट किया हुआ है। मैं लेकिन क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट सर, अस्सलाम फिर वालेकुम एवरीवन। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सबसे सलाम पहले सर। मैम रिदा, हैट्स ऑफ टू यू, वंडरफुल सेशन। तो स्टूडेंट्स, मैम रिदा हमारी अलमनाई हैं और काफ़ी पुरानी अलमनाई हैं। तो वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मैम आए और स्टूडेंट्स को गाइड करें। तो मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर जफ़र, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं स्टूडेंट के लिए एक सेशन अरेंज किया। थैंक्स टू यू एज वेल। जी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, जस्ट कपल ऑफ जनरल अनाउंसमेंट्स।
कि जिन लोगों का यूसी बर्कले का कोडिंग कंपटीशन मिस हो गया है, तो भी एमआईटी का इंफॉर्मेटिक कंपटीशन आ रहा है, जनवरी 7 डेडलाइन है उसकी रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें लाजमी जाएं। इट विल बी अ गुड एडिशन टू योर सीवी। और इसमें भी टीम होगी 3 लोगों की, पर हम इसके लिए ट्रेनिंग भी देंगे 2 वीक की। तो ट्रेनिंग के बाद यू शुड हैव अ रीजनेबल सक्सेस इन दैट कंपटीशन। तो जिस तरह यूसी बर्कले में 135 आउट ऑफ 850 टीम्स जो थी वो पाकिस्तान से थी, जिनमें से तकरीबन 130 टीम्स आईकुट गुरु से थी। तो दीज थिंग्स गिव्स यू एक्स फैक्टर ऑन योर सीवी। इसके अलावा भी हमारी एक स्टूडेंट जापान पहुंच गई हैं, कल उनकी फ्लाइट थी मैटी स्कॉलरशिप पे ऊपर, दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। और अभी लास्ट वीक में हमारे 4 स्टूडेंट्स को पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप की वर्बल ऑफर्स आ गई। तो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स। और अभी एक और हैकाथॉन अनाउंस की है सर रिजवान ने, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उसमें लाजमी करें। चलेंगे ओवर टू द होस्ट, बस मुझे यही कहना। ऑलराइट सर उमर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मेरा मेरा क्वेश्चन स्कॉलरशिप के हवाले से। एक्चुअली मैंने एमफिल की थी केमिस्ट्री के अंदर 2020 में, और मैंने फिर अप्लाई किया था जंगसू यूनिवर्सिटी के लिए। जी पीएचडी प्रोग्राम मटेरियल साइंसेज में थी, और मैंने कोर्स वर्क वहाँ पे कंप्लीट किया, और एट द एंड नेक्स्ट ईयर मेरी स्कॉलरशिप जो है वो डिडक्ट हो गई। तो उसके बाद ये कि वेरी हार्ड टू कंटिन्यू माई स्टडी, फिर मैंने वहाँ से एग्जिट ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या दोबारा से चाइना के लिए पीएचडी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ? काइंडली आप इस पे रहनुमाई कर दें। आप उमर मुझे ये बताएं कि आप ने कब अप्लाई किया था जियांगसू में, और सीएससी पे थे आप? जी मैंने अप्लाई किया था 2020 के एंड पे, और मेरी सिलेक्शन 2021 में हुई थी। तो ड्यू टू कोविड जो हमारे फर्स्ट 2 कोर्स वर्क के सेमेस्टर थे वो ऑनलाइन थे। तो उसके बाद ये कि मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो प्रेसिडेंशियल थी, सीएससी के ऊपर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। ओके ओके ओके, तो आप बिल्कुल कर सकते हो अप्लाई, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें ठीक है। मैम रिदा, एक ये है कि क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था प्रीवियस, जो मेरी एमफिल है वो केमिस्ट्री के अंदर है, तो मुझे थोड़ी बहुत ही जो मटेरियल साइंसेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी मटेरियल साइंसेज में ही इनरोल था, तो उसमें ये है कि मुझे थोड़ा बहुत जो कोर्स वर्क है उसका आइडिया है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो आगे फर्दर मैं कंटिन्यू करूँ वो मटेरियल साइंसेज के अंदर करूँ। तो जिसके लिए मैंने काफ़ी ईमेल्स भी किए हैं, लेकिन मुझे उस तरह से रिस्पांस नहीं आया। एक चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा अगर आप मुझे रहनुमाई कर दें, क्योंकि मुझे आपकी ईमेल रिसीव होगी है, चने मैं फर्दर आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल है या स्टडी प्लान है, अपनी जो सीवी है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है चलें, वो आपसे मैं रहनुमाई ले लूँगा। और दूसरा ये कि मेरा जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल की तरफ आ गया है। तो आई थिंक मोस्टली जब भी हम सीएससी के लिए या कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो टाइम होता है वो 2 ईयर का आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो मुझे आप ये रहनुमाई कर दें कि मैं अगर अभी से मतलब कि अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए ये कि मैं अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपना पासपोर्ट अप्लाई करके इसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अर्जेंट बेसिस पे करें और आप कर सकते हैं अप्लाई। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऑलराइट सो सर फारूक, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। हमें भी मौका दे दें। ऑलराइट सर फारूक, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें अगर आप मीटिंग में हैं। आई थिंक उनका माइक का मसला है, तो लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट सो थैंक यू सो मच मैम रिदा फातिमा, आपने हमें टाइम दिया। इवन के चाइना में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैम अभी भी हमारे साथ हैं, और इतनी ज़्यादा क्यूरीज को आपने एड्रेस किया है।
तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच मैम। मुस्कान। वेलकम, थैंक यू यस। सो मच और डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर जफर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया चाइना स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करने का। और अगर मज़ीद किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो मैंने अपना ईमेल शेयर किया है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू मी, और मैं आपको बिल्कुल हेल्प आउट करूँगी। जी श्योर जी, मैम। थैंक यू वेरी मच अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया वालेकुम। आपका, बहुत वेलकम अच्छा आपने वालेकुम। प्रिपेयर किया, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम। सो अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी, वालेकुम सलाम सर। Hafiz Bilal Ahmed here. I have a question from Ma'am Rida. Overall, very good workshop. मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। तो Ma'am Rida, can you hear? Can you listen? जी जी, आई कैन हेयर यू कैन स्पीक। Okay. Ma'am, I have a publication which is लोग काफ़ी कहते हैं कि लोकल जर्नल है और उसमें मैं 4th नंबर पे हूँ। आई एम एक्चुअली अप्लाइंग फॉर PhD इन कंप्यूटर साइंस, AI और डाटा साइंस। तो मुझे आप ये गाइड कर सकती हैं कि 4th नंबर पे जो ऑथर है, क्या सुपरवाइजर चाइना के जो होते हैं वो उसको वर्थी कहते हैं या नहीं कहते, नंबर 1। नंबर 2 ये बताइएगा कि अ, जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसके बगैर भी CSE लग जाता है, क्या चांसेस हैं या क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है कि CSE लगने की जो चांसेस है वो हायर हो जाते हैं? थैंक यू। बिलाल, आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन से जर्नल में पेपर है? मैम ये पाकिस्तान का जर्नल है, IJASC। इंटरनेशनल जर्नल नहीं है, राइट? जी जी, इंटरनेशनल जर्नल नहीं है ये। बट आई ओके। एडिशनली आई मैं ऐड करता चलूँ, मेरे 2 पेपर जो है ना वो अभी इन प्रोग्रेस हैं, उनके रिजल्ट्स वगैरह राइटिंग वगैरह सब ओके है, Did you बस उनको did you पब्लिश करने के submit लिए। did you submit your articles or not? नो, नॉट येट, बट एक्सपेक्टेड विद इन 1 मंथ और 1 से 1.5 महीने के अंदर वो जो है ना वो उसको पब्लिश के लिए भेज दिया जाएगा। तो क्या मैं सुपरवाइजर्स को, जब मैं अब एक और चीज ऐड करना चाहूँ कि मैं अभी तक 1,000 तक जो है ना ईमेल कर चुका हूँ, तो उसमें से कुछ रिस्पॉन्स ऐसे आए हैं कि आई हैव नो कोटा, किसी ने कहा है, किसी सुपरवाइजर ने कहा है जी कि मतलब कि मैं इस साल स्टूडेंट नहीं लूंगा। तो मतलब अच्छा ये फिलहाल एक। इसके लिए मैं आपको एक ये चीज़ बताऊं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास आपकी पब्लिकेशन जो है वो आपने 2 सबमिट करवानी है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि आपने सबमिट जो है वो करवा दिया हुआ है, और आप कौन से जर्नल में लाइक आप आपका है कि आपने उसको सबमिट कराना है, तो यू जस्ट आप उसको प्रपोज्ड एक जर्नल का लिख के जिसमें आपका एम है पब्लिश कराने का, आप अपना ईमेल वो मेंशन करें। और दूसरा ये कि आप ये ना सोचें कि वो लोकल में है तो उसकी वर्थ नहीं है। अगर आपने उसमें स्टडी की है तो उसकी ऑब्वियसली सी बात है वर्थ होगी। अब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर के सम टीचर्स जो हैं वो उनको होता है कि बच्चे की बहुत ही अच्छी प्रोफाइल हो। अगर आप किसी अच्छी क्यूएस रैंकिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की फैकल्टी को भी होगा कि स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी हो। तो अगर आपकी प्रोफाइल में पब्लिकेशन के अलावा इफ़ यू हैव सम कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट्स और सम अदर वॉलंटियर सर्टिफिकेट्स और समथिंग लाइक दैट जो आपकी प्रोफाइल को बेहतर करे, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो अगर जहाँ तक आपका रहा क्वेश्चन 1000+ ईमेल्स का, तो आई एम नॉट श्योर कि आपने वो टारगेटेड ईमेल्स की हैं कि नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको बहुत टारगेटेड ईमेल्स करनी चाहिए टीचर्स को जब भी आप ईमेल्स करें, अपने रिसर्च से रेलिवेंट करें। यस मैम, रिलेटेड टू माय रिसर्च मैं उनको ईमेल्स करता हूँ। अच्छा ये मुझे चीज़ गाइड कर दें, क्या देखिए ना, मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स की लिस्ट को जो है ना वो खोल लेता हूँ इन सेपरेट टैब्स। तो जो मेरी फील्ड से रिलेट करते हैं उनको मैं रख लेता हूँ, जो मेरी फील्ड से रिलेट नहीं करते उनको मैं नहीं रखता। अब मैं एक वक्त में मतलब कि एक ईमेल के अंदर एक ही प्रोफेसर को ईमेल करता हूँ, क्या ये एक एक 5 मिनट के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर अगर 20-25 प्रोफेसर को ईमेल जा रही है सेम टेम्पलेट और CV भी सेम रहती है, सारी सी बात है, तो क्या उनको ईमेल जाती भी हैं या मतलब कि मेरी स्पैम में चली जाती हैं? इसका कोई एक्सपीरियंस है? अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बात कहूँगी कि अगर तो आप अपनी स्केजुअल्ड करते हैं ना ईमेल्स, तो कुछ जो स्केजुअल्ड ईमेल्स होती हैं वो स्पैम में भी चली जाती हैं। दूसरा ये कि अगर आप आई वुड सजेस्ट कि आप हॉटमेल या आउटलुक पे ईमेल बनाएं अपनी, और आप उससे ईमेल्स करें। इट वुड बी बेटर, क्योंकि चाइना के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर गूगल के साथ नहीं है, यहाँ पर VPN यूज़ करना पड़ता है।
तो वैसे तो अगर आप जीमेल भी यूज़ करेंगे तो आपकी ईमेल ज़रूर आएगी, ऐसी बात नहीं है कि आएगी नहीं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप आउटलुक या हॉटमेल पे ईमेल बनाएं। और दूसरा ये कि आप यहाँ चाइना के 8 बजे, सुबह के 8 बजे ना आप ईमेल्स करें, लाइक आप ड्राफ्ट्स बना के रख लें रात को, और आप सुबह को पाकिस्तान के 5 बजे ईमेल्स जो हैं वो उठ के वो सेंड पे लगा दें। और एक और बात मैं आपको कहूँगी कि कभी भी एक ही डिपार्टमेंट के टीचर्स को, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ इकट्ठी 5 से 6 ईमेल्स जा रही हों। बाज़ दफ़ा कॉलीग्स इकट्ठे भी बैठे होते हैं और पता लगे कि हर टीचर को 7-7 ईमेल्स रिसीव हो रही हैं और वो कह रहा है कि मुझे भी ये स्टूडेंट की ईमेल आई और मुझे भी आई है, तो ये भी बहुत बैड इंप्रेशन होता है। तो ऑलवेज ट्राई कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में लाइक 5 से 6 को करें, ये नहीं है कि अगर उसमें 20 से 30 फैकल्टी है तो आप सबको एक ही दफ़ा कर दो, भाई मुझे कहीं से एक्सेप्टेंस आ जाए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जी थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। वेलकम। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी का कोई आखिरी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, फारूक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, HSK 1 और 2 इनके अलावा ये जो टेस्ट है इनके अलावा भी एडमिशन हो जाता है अगर ये ना किया हो? नहीं, अगर तो आपने चाइनीज़ टॉट में करना है अप्लाई, अगर आपने, आपका जो प्रोग्राम है वो चाइनीज़ टॉट में है, जो कि बैचलर्स के कुछ प्रोग्राम हैं वो चाइनीज़ टॉट में है, तो आपको HSK 4 या HSK 5 क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम में क्यों अप्लाई करना है आपने, आप इंग्लिश टॉट में ही करें। नहीं, इंग्लिश का हमारे पास होगा ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। हम पढ़ना भी इंग्लिश में चाहते हैं और हमारी मेरी केमिस्ट्री डिग्री है, तो वो तो होगा। तो कहते हैं कि ये इसलिए कि वो प्रोफेसर कहेंगे कि इन्हें चाइनीज की भी कोई हाउ नो है, तो इसलिए सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल आपकी प्रोफाइल को इन्हांस करेगा, और आप ये मेंशन कर सकते हैं अपनी ईमेल में कि आपको चाइनीज़ जो है वो HSK 1 और 2 आपको उसके लिए आप प्रोफिशेंट हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये आपकी प्रोफाइल को बेहतर करेगा, आप इसको ज़रूर मेंशन करें। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी UF में ये करवा रहे हैं, वो इंटरनेशनल डिग्री देते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था HSK 1 2 कर लें, तो यहाँ पे चाइनी आ रहे हैं, उनसे आपका शायद जॉब में या कहीं भी आपको फायदा हो सकता है। एक तो ये बात है, एक प्रोफाइल में। और एक और मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रोफाइल में हमें कौन सी चीजें नहीं मेंशन करनी, मतलब कि वो उनका फायदा ही कोई नहीं है। अ, आपने कौन सी चीज़ें नहीं मेंशन करनी? फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं कॉन्फ्रेंस के, सेमिनार के, और उसने वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी बहुत किया है, और उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो उसके अंदर से स्किम करेगा कुछ चीज़ें जो कि बहुत वर्दी होंगी, वो सिर्फ उन्हीं को ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि अब अगर एक इंसान है उसने लाइक 4 और 5 ईयर्स उसने बहुत काम किया, तो अब वो कोई 6 से 7 पेजों की जो है वो CV बना दे, ऐसा नहीं होता। तो आपने उसमें सिलेक्टेड जो आपकी वर्दी जो चीज़ें होती हैं आपने उनको मेंशन करना होता है टॉप पे। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंस हैं या 2 सेमिनार हैं, तो आप उनको उनको ऐड करेंगे। और कौन सी चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अब बिल्कुल मैं आपको जिस तरह से बताऊं कि जैसे बहुत ही कोई चाइल्डिश सी चीज़ है कि आपने, आपका कोई लाइक, हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक हर आई थिंक हर चीज़ की वर्थ होती है, बट अगर आपने कुछ बहुत ही चाइल्डिश सा कुछ किया है और आप वो मेंशन कर रहे हैं जिसका आपको लगता है कि आपकी जिस आप डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर या PhD में, जिसका उसके साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं है, जो आपकी रिसर्च के साथ बिल्कुल भी आउट ऑफ द लिंक जा रहा है, तो वो चीज़ आप बिल्कुल मेंशन ना करें। और सीवी कितने की होनी चाहिए? 2-3 पेज की काफी होती है ना? ज्यादातर अफेक्टिव चीज है ना, तो वो लेंथ ही भी ना, लेंथ से मुराद के ये 4-5 पेज, जरा 2-3 पेज हों, वो पढ़े और उनका भी टाइम भी कम लगे। देखें फारूक, आप
आपने जितने सर्टिफिकेशंस ली होंगी आपकी सीवी की लेंथ उस पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो हाउ यू कैन से कि आप 2 से 3 पेज की सीवी बना लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इनफ नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं और वो सर्टिफिकेशंस वैलिड हैं, आपको लगता है कि वो वर्दी हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की हैं, देन यू कैन ऐड देम, ओके। और अगर आपके पास नंबर ऑफ हैं, काफ़ी नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, तो फिर वो 2 से 3 के भी हो जाए तो डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आपकी डिग्री से लिंक नहीं करती कोई भी चीज़ और आपने वो ऐसे ही बस डाली हुई हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो आप ना ही डालें तो बेहतर है। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो हम तो उनको मेल करते हैं, तो मेल में वो कैसे वो मतलब ये एम्बेसी चेक करती है या फिर कहाँ इसकी ये वेरिफिकेशन होती है सर्टिफिकेट की, ये सारी डिग्रीज की? आपने ये बिल्कुल ईमेल नहीं करने होते अपने सर्टिफिकेट्स। अगर आपने टीचर को एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ अपनी सीवी जो है वो अटैच करनी होती है, एंड इफ़ यू हैव अ पब्लिकेशन तो आप वो पब्लिकेशंस पीडीएफ में अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो मिसलेनियस या जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आप ये सारे सर्टिफिकेशंस की पीडीएफ फाइल बना के उनकी पिक्चर्स अटैच करते हो। ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैम। वेबिनार को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और थैंक्स क्या आपने एड्रेस किया क्यूरीज को बहुत डिटेल में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आई होप कि मैंने सबकी क्वेरीज का आंसर किया हो, और अगर किसी का कोई आंसर क्वेश्चन रह गया है तो यू कैन ईमेल मी, आई विल ट्राई टू रीच आउट यू पीपल। थैंक यू आई कोड गुरु, एंड थैंक यू डॉक्टर इजवान एंड डॉक्टर जफर, एंड थैंक यू मुस्कान, थैंक यू एज वेल। ऑलराइट मैम। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, सी अल्लाह यू हाफ़िज़। नेक्स्ट सैटरडे।